हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले दिन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है। हमने बात करी थी कि फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। हमने बताया था कि कितने टाइप के होते हैं। मैंने डिस्कस किया था कि होल्डिंग फेडरलिज्म क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, कौन कौन सी कंट्री में किस किस तरह की एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, डिटेल चर्चा किया था और उम्मीद है आप उसे पढ़े होंगे। और जैसा कि मैंने आखिरी टाइम पे आपको ये बात बताई थी कि आप जब उस वीडियो को देखें तो वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर से किताब को पढ़ें, क्योंकि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये किताब भी संभव नहीं है कि आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला। तो लेट्स बिगिन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हमें शुरू क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है अगला टॉपिक, जैसे कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। यानी हमें आज ये जानना है कि इंडिया फेडरल कैसे है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, इंडिया की फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इंटरेस्टिंग और मजे की बात क्या है कि हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। यानी कि हमारा इंडिया पावर शेयरिंग को फॉलो करता है, उसके पास ये सिस्टम है पावर शेयरिंग का, उसके पास उसको ये पता है कि अपने पावर को कैसे शिफ्ट करना है, उसे ये सारे पैटर्न्स आते हैं और वो सारा पैटर्न करता भी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं डिस्कशन नहीं है, कहीं ये चर्चे में नहीं है। इवन इफ आपको जान के बड़ा हैरत होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा गया है जिसका नाम है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा गया है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। मजे की बात है और मैं इसी मजे के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में ना कहानियों के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस करता रहता हूं। बात ऐसी है कि जब हमारा इंडिया जो है पार्टीशन के थ्रू एक नए रिफॉर्म से गुजर रहा था, जब पार्टीशन हो रही थी, ब्लडी पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, एक नया देश बन गया पाकिस्तान। अच्छा, जब हमारा देश पार्टीशन के फेज में था ना, तो उसी टाइम पे एक और चीज चल रही थी और वो चीज ये थी कि हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटिश एम्पायरिज्म से या ब्रिटिश रूल से अपने आप को फ्री कर रहा था, इंडिपेंडेंट बनता जा रहा था। यानी उस इंडिपेंडेंट बनने के टाइम पे दो चीजें समझ में आ रही थी। आपको मैं दो बातें बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा उसको। पहली बात यह है कि उस समय जो इंडिया था ना, उस इंडिया के दो पार्ट हुआ करते थे। यानी इसके पास दो तरह के स्टेट थे, एक प्रिंसली स्टेट था और एक प्रोविंस स्टेट था। प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस स्टेट में क्या फर्क होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। इंडिया में दो तरह के स्टेट थे। प्रोविंस स्टेट उसे कहा गया जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। यानी ऐसे स्टेट जिसका कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटिश रूलर के पास था, दैट स्टेट विल कंसिडर एज द प्रिंसली स्टेट। और अगर अब हम बात करें प्रिंसली स्टेट क्या था, तो प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहां पे लोकल राजा यानी लोकल किंग और लोकल किंग की एक कमेटी, उसकी एक व्यवस्था जो थी वो उस एरिया को रूल करती थी, उसे हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। अब मजे की बात पता है दोस्तों क्या है? मजे की बात यह है कि जिस तरीके से हमारे इंडिया का रिफॉर्मेशन चल रहा था, पार्टीशन चल रही थी, उस समय जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने एक बड़ा अच्छा गेम खेला जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन उनकी काली करतूतों की एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। बात ऐसी है कि उन्होंने क्या कर दिया कि जब वो छोड़ के जा रहे थे तो जो प्रोविंसली स्टेट था ना, उसे उन प्रोविंस को क्या कर दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि ये तो इंडिया के अंदर कंसिडर हो जाएंगे, यानी ये इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे, जिनके लोकल किंग थे, जिनके रोकर राजा थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट वालों को उन्होंने एक ऑफर दे दिया, एक बहुत ही गंदा ऑफर दे दिया। और वो ऑफर ये था कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी मर्जी है तो आप इंडिया के पार्ट बनो, अदरवाइज आप रहने दो, छोड़ दो। यानी आप सपोज दैट, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलता हूं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो था ना, उस समय एक फ्री स्टेट था, एक प्रिंसली स्टेट था। यानी वहां पे एक लोकल राजा थे जो वहां पे रूल किया करते थे। बात ऐसी है कि जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे प्रिंसली स्टेट को कन्विंस कर लिया कि अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, और अगर नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यू कैन बी अ इंडिविजुअल कंट्री। ये कितनी बेवकूफी भरी बात थी कि एक कॉन्टिनेंट के अंदर, एक रीजन के अंदर, हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर अलग अलग कंट्रियां एग्जिस्ट करें।
मतलब हमारी बाउंड्री के बीच में किसी दूसरे देश की बाउंड्री हो, ये कैसी अच्छी लगने वाली बात है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि आपके घर के आंगन में किसी दूसरे का घर शुरू हो रहा है, जो कि लगभग इंपॉसिबल है, और इससे हमारी क्या होती, यूनिटी खत्म हो जाती, इससे हमारी इंटीग्रिटी खत्म हो जाती, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं जो डाइवर्सिटी आज हम मेंटेन करके रखे हैं, ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाती। यानी ऑल एंड ऑल घाटा हमारा बहुत तगड़ा था, और ये सब काम कर रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स ताकि हम कमजोर पड़ सके और उनके जाने के बाद हम पूरी तरह से तितर बितर हो जाए, बिखर जाए। मोटी बात समझने लायक ये है कि उस टाइम पे हमारे जो रूलर्स थे, हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके इंडिया को यूनाइट करके रखा और उन्होंने बांध के रखा इंडिया को। यानी कि जिस वक्त हमारा इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म से गुजर रहा था, एक इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिफॉर्म कर रहा था, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम फेडरलिज्म को डिस्कस कर सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिस्कस करना उचित ही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा अहम बात था और ये उस समय के हिसाब से सुटेबल नहीं था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इतने ग्रेट है, मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भगवान थे भाई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गया था, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस हो गया था, बल्कि इसलिए कि वो उस टाइम पे उस गंदे एक सिचुएशन में ये इमेजिन कर पा रहे थे कि आज से आने वाले 70 सालों के बाद, 80 सालों के बाद इंडिया में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया। उन्होंने इंडिया के रूल के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं फेडरलिज्म को डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात को डिस्कस जरूर कर दिया कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो जरूर करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी हमारा इंडिया जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लेकिन फेडरलिज्म जैसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हमारा इंडिया के अंदर कैसे, आपको मैं कुछ प्रूफ देता हूं, कुछ आपको मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हमारा इंडिया फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फेडरलिज्म जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम गवर्नमेंट्स के पावर को शिफ्ट करते हैं ऑन द सेंट्रल लेवल, ऑन द स्टेट लेवल। एट द सेम वे हमारा इंडिया भी दो जगह पावर को होल्ड करता है, एक सेंटर लेवल पे होल्ड करता है और एक स्टेट लेवल पे होल्ड करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त सेंटर ही और स्टेट ही एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पे थर्ड टायर लेवल या थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। उस समय सिर्फ दो लेवल होते थे, एक सेंटर लेवल और एक स्टेट लेवल एग्जिस्ट करता था। लेकिन लेटर यानी बहुत सालों के बाद, बहुत समय, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे थिंकर्स को डिस्कस करने के बाद एक थर्ड लेयर भी आया जिसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल लेयर, या फिर ऐसे आप कह सकते हो लोकल गवर्निंग बॉडी। लोकल गवर्निंग बॉडी। अच्छा, ये लोकल गवर्निंग बॉडी का मतलब होता है म्युनिसिपल बॉडी या म्युनिसिपल लेयर या फिर पंचायती लेवल, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे आखिरी यूनिट होती है, और उससे बड़ी यूनिट होती है हमारी स्टेट यूनिट, और उससे बड़ी यूनिट होती है हमारी सेंट्रल यूनिट। समझ में आ रही बात ना? और एक और बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी को सेपरेट जुडिक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहां पे मैं जो वर्ड डिस्कस कर रहा हूं ना, सेपरेट जुडिक्शन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका अपना एक जज होगा, उसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। वो तो होगा ही, ऑफ कोर्स बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसका अपना होगा, लेकिन जुडिक्शन का मतलब होता है दायरा। दायरा का मतलब होता है उसकी अपने वर्क करने को, अपने एग्जीक्यूशंस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने का एक अपना दायरा है। और इसीलिए हमारे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टर्म डिस्कस किया गया, और वो टर्म है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करना होगा। अच्छा, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें, ऐसा चीज उसके अंदर इंक्लूड किया गया जो बेसिकली और ओनली हमारे नेशन के इंटरेस्ट में है, पहली बात। दूसरी बात, जिसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन यानी कोई भी रूल मेकिंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आई रिपीट, इंडिया ने अपने पावर को 2
2 लेवल्स में पहले सेपरेट किया था, सेंटर और स्टेट, एंड देन आफ्टर उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को यानी म्युनिसिपल लेयर को भी जोड़ा था। ये फेडरलिज्म का पहला प्रॉपर्टी डन। दूसरी प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना जुडिक्शन होगा, यानी सबके अपने अपने दायरे होंगे। फेडरलिज्म का प्रॉपर्टी नंबर 2 डन। लेकिन ये बताना पड़ेगा ना कि किसका दायरा क्या है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये दूसरा चीज डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि हमारे किसके लेयर्स क्या है, किसका क्या काम होता है, इन सभी के ऊपर एक अच्छा सा डिक्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात ना? तो मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि ये डिक्लेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर क्या कंसिडर है। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर क्या अवेलेबल है। देखो, सबसे पहली बात, यूनियन लिस्ट के अंदर जो आती है उसका नाम होता है डिफेंस। अभी आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत अच्छा संघर्ष चल रहा था, और इस संघर्ष में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मीटिंग करके सारे स्टेट को इनक्लोज किया, सारे स्टेट को यूनाइट किया, और उन्होंने ट्राई किया कि किस तरीके से कैसे किया जाए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से कब हम कौन सी मिसाइल लॉन्च करेंगे, कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर, इस बात की सारी डिसीजन जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लिया है, क्योंकि डिफेंस जो है वो नेशन का प्राइम मैटर होता है, उसका पर्टिकुलर मैटर होता है, उसका अपना मैटर होता है, और ये किसी स्टेट, किसी आदमी, किसी सिटीजन के बात से बहुत ऊपर होता है। दूसरी बात, डिफेंस के साथ साथ जो दूसरी चीज है उसका नाम है बैंक। देखो, बैंक हो गया, करेंसी हो गई, फॉरेस्ट हो गया, अब बैंक हो गया, ये करेंसी होगी, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी की सारी बातें जो है वो लगभग इसलिए भी यूनाइट करनी जरूरी है, इससे किसी कंट्री के अंदर ना यूनिटी बनी रहती है। अब ऐसा सोचो कैसा बुरा लगता कि हमारे इंडिया में बिहार के अंदर कोई अलग करेंसी चल रही होती, यूपी में कोई अलग करेंसी चल रही होती, महाराष्ट्र में कोई अलग करेंसी चल रही होती, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसी चल रही होती। सोचो ट्रेड कितना मुश्किल हो जाता, ट्रेड कितना मुश्किल हो जाता, ये सोच के ही बड़ा अजीब लगता है कि नहीं लगता? तो अगली बात ऐसी है कि ये सारी चीजें, जैसे डिफेंस हो गया, पूरी इंडिया की बाउंड्री की सेफ्टी करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना डिफेंस के अंदर, बैंकिंग मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, ये जो कुछ भी डिसाइड होता है वो बैंकों के थ्रू होता है, और वो एक लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे होता है, जिसको सारे स्टेट को फॉलो करना होता है। करेंसी जो होती है हमारा अभी इंडियन करेंसी जो रुपया है, इसका डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन का भी डिसीजन जो होता है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और एक आखिरी बात, और जो सबसे ज्यादा मेरे को पसंद भी है, उसका नाम है फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, मैं यहां पे शॉर्ट में FAFF लिख देता हूं, ठीक है ना? ये फॉरेन अफेयर्स जो होता है ना, जो एस जयशंकर सर का डिपार्टमेंट है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट। इस फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी यूनियन लिस्ट के अंदर ये 4-5 बातें आती है, जिसमें सबसे पहला होता है डिफेंस ऑफ द नेशन, दूसरी बात होती है बैंक ऑफ द नेशन, तीसरी बात होती है करेंसी ऑफ द नेशन, चौथी बात होती है कम्युनिकेशन ऑफ द नेशन, एंड पांचवी बात होती है फॉरेन अफेयर्स, यानी विदेशी मामले, यानी फॉरेन से जो भी डिप्लोमेसी खेली जाती है या डिप्लोमेसी प्लान की जाती है। जैसे अभी के टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो रहा था, अभी बार बार अमेरिका जो है, अभी अमेरिका ने, आपने देखा है कि अमेरिका एक बहुत अच्छा हेल्प करके और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर डिक्लेयर कराया था। अब ये सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉरेन अफेयर की जरूरत पड़ेगी, और फॉरेन अफेयर सभी स्टेट का अपना अपना होगा, तो कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपकी बुद्धि पे छोड़े जाता हूं कि आपको कैसी ये बात लगती है, यानी कितनी अहम लगती है और कितना ये अजीब लगता है, इस बात की चर्चा आप खुद ही कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या आती है। स्टेट लिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है पुलिस, यानी कि पुलिस का काम होता है उस स्टेट के स्पेस के बेस पे या उस स्टेट के लोकेलिटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। आपको एक बात बताओ, पुलिस हर जगह की यूनाइट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, वहां के इकोनॉमिकल कंडीशंस पूरी तरह से डिफर होते हैं। यानी वेस्ट बंगाल का कंडीशन अलग है, बिहार का कंडीशन अलग है और केरला का कंडीशन अलग है। वहां के रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वहां के रीजनल कल्चर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन सभी चीजों के लिए पुलिस का अलग अलग होना, सेपरेट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसकी अगली चीज जो है वो है ट्रेड, और इसी का एक अगला पार्ट होता है जिसका नाम होता है कॉमर्स।
अच्छा, बड़ी बात यह है ना कि ट्रेड और कॉमर्स के बीच में, यानी कौन सी स्टेट को किस तरीके का ट्रेडिंग करना है, किस तरह का कॉमर्स करना है, यानी व्यापार कैसा होगा, बड़े लेवल पे चीजों को कैसे खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, ये डिसीजन भी स्टेट का ही होता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैक्सेशन भी ना, टैक्स का डिक्लेरेशन भी ना स्टेट के लिए इंडिविजुअल होता है। स्टेट अपने लिए टैक्स का डिसीजन खुद ब खुद ले सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, बिहार में अभी लीकर बंद है, यानी लीकर बैन है पूरी तरह से बिहार के अंदर, लेकिन आप यूपी के अंदर देखो, यूपी के अंदर लीकर अलाउड है। ये पूरी तरह से इन दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंसी है कि नहीं है। आप देखो बिहार के अंदर जो पेट्रोलियम है उसका कॉस्ट है लगभग 140 रुपीज पर लीटर, और यूपी के अंदर यही चीज बहुत कम हो जाती है, 98, 97 या 99 के लगभग मिलती है। यानी अलग अलग स्टेट जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्सेशन लगाती है, और उस टैक्सेशन के हिसाब से अलग अलग तरह की प्रॉफिट्स कंसिडर होती है। उस हिसाब से अगली बात डिस्कस कर लेते हैं। टैक्सेशन हो गया, ये हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, पुलिस हो गया। अब अगली बात जो होती है कि हर स्टेट का अपना एक एग्रीकल्चरल सेक्शन होता है और अपना एक इरिगेशन सेक्शन होता है। यानी हर स्टेट अपने लिए एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर के बेस पे या एग्रीकल्चर को पॉइंट आउट करके स्पेशल योजनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाता रहता है, और इस बात के लिए वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। अब क्यों भैया? क्योंकि हर स्टेट का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब सिलीगुड़ी का कंपैरिजन अगर आप बेंगलोर से कर रहे हैं, और बेंगलोर की सिचुएशन की कंपैरिजन अगर आप गुजरात से कर रहे हैं, गुजरात की कंपैरिजन अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं, राजस्थान की कंपैरिजन अगर आप पंजाब से कर रहे हैं, तो ये भैया बहुत ही अजीब बात है। समझ में आ रही है बात ना? तो अलग अलग जगह का अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, तो वहां का एग्रीकल्चरल प्रोसेस जो है या वहां पे उगाए जाने वाले क्रॉप जो है ये भी पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। इस हिसाब से ये पूरी तरह से स्टेट डिसाइड करता है कि उन्हें किस तरह का एग्रीकल्चर करना है, इरिगेशन कैसे करना है, और उनके ऊपर कैसी कैसी चीजों को कंसिडर करना। अब एक ऐसी भी लिस्ट आती है जो इन दोनों को यूनाइट होकर परफॉर्म करना पड़ता है, जिसको कॉन्ग्रुएंसी लिस्ट भी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के किसी चीज को डिसाइड करते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज डिसाइड करते हैं उसका नाम होता है एडुकेशन। क्या नाम होता है जी? यानी एडुकेशन का जो डिसीजन होता है, यानी एडुकेशन की फैसिलिटी जो होती है, वो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स मिल करके फैसिलिटेट करती है। क्योंकि ये बड़ा अहम बात है, किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर होता है ना, वो पूरी तरह से एडुकेशन पर डिपेंड करता है। इतनी अहम बात को लेकर के दोनों तरह की, यानी एडुकेशन की क्वालिटीज के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का क्वालिटी के अंदर गिरावट ना हो, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिल सके, इसके लिए एडुकेशन जो है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला जो पॉइंट है वो है फॉरेस्ट, यानी जंगलों के बारे में। अभी अभी आपने देखा होगा, बहुत चर्चे में रहा है एक न्यूज जिसका नाम, अभी हैदराबाद के अंदर एक छोटा सा, एक बड़े से एरिया पे, एक बड़ा सा जंगल के ऊपर आपने देखा होगा कि वहां पे जंगलों की कटाई हो रही थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, उस लैंड को किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ऑफर कर दिया था, और उस मल्टीनेशनल कंपनी ने उस जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। वहां पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया था। अब डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हमारा ज्यूडिक्शन सेक्शन जो है, हमारा ज्यूरी मेंबर्स का जो सेक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन है, उसने इंटरप्ट भी किया था। और पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि फेडरलिज्म के अंदर एक स्पेशल पावर जजों के पास होता है, हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट्स का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उन्होंने इसे इंटरफेयर करके डिस्क्लोज भी करा, उन्होंने रोका भी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज फॉरेस्ट के बाद जो होती है वो होती है मैरिज। अच्छा, मैरिज के बारे में अभी अभी बहुत ही चर्चे में रहा हुआ एक लॉ है जो अभी शायद पास नहीं हो पाया है, मुझे इसके बारे में करेंटली मैं इन्फॉर्म्ड नहीं हूं, लेकिन इसके बारे में मुझे जहां तक पता है उसका नाम यूसीसी है, यूनियन सिविल कोड। ये यूनियन सिविल कोड जो है ना, ये एक एक्ट है जो मैरिज को लेकर के स्पेसिफाइड है। इसके अंदर एक बात कही जाती है कि इस कंट्री के अंदर जितने लोग भी मैरिड हो रहे हैं, जितने लोग भी शादी कर रहे हैं, उन सभी के शादी करने के लिए जो लीगल प्रोविजन होना चाहिए, कि हम लीगल एक पति पत्नी है, उस सभी के लिए जो लीगल प्रोविजन होना चाहिए वो एक होना चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन या उसके अंदर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए।
जैसे कि इस्लाम रिलीजन के अंदर होता है, वो लोग लीगली मैरिड होते हैं, लीगली मैरिज करते हैं, लेकिन हिंदू रिलीजन में पहले लोग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। अब रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला आदमी लीगली पहले शादी नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो उससे कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वो भी एक्सेप्टेबल होता है, अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ, वीडियो या कोई एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं देन आफ्टर। अब मैं यूसीसी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैरिज को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के जितने रूल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में होती हैं, जिनमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके इस बात पे डिसीजंस करते हैं। अब आखिरी बात मैं बताऊंगा कि एडेप्टेशन एंड सक्सेशन, यानी किसी को अडॉप्ट करना एंड किसी को छोड़ना, यानी ये पूरी तरह से ये स्टेट और सेंटर का डिसीजन होता है कि किससे हमें अडॉप्ट करना है, किससे हमें रिलीज कर देना है, किससे हमें छोड़ना है। ये पूरी तरह से ये बात डिपेंड करती है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में। अच्छा, मैं आखिरी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं आखिरी बात बता रहा हूं, और अगली बात मैं अगले क्लास में ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है हमें खास तौर पे हमारे मेंटर्स के थ्रू, जो कि सर्वे सर और शुभम सर हैं, इन्होंने स्ट्रिक्टली कमेंट कर रखा है कि आपको बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है, इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि सामने बैठे तो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बात ऐसी है कि ऐसे प्रोविजंस जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, यानी ना यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है, ना स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है, ना वो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में इंक्लूडेड है, वैसी चीजें किसके कंट्रोल में जाएंगी? मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने 20,000 करोड़ के लिए लोन एप्लीकेट किया था इन आईएमएफ, और आईएमएफ ने बहुत थोड़े समय के अंदर उससे लोन सैंक्शन भी कर दिया। मजे की बात तो यह है कि लोन सैंक्शन होने के बाद एक बड़ी अच्छी आर्टिकल छपी थी कि पाकिस्तान उन सारे पैसों को रेजिडरी सेक्शन के थ्रू या रेजिडरी लिस्ट के थ्रू एप्लीकेट करेगा, यानी यूज करेगा। अब एक टर्म मैं बोल रहा हूं, रेजिडरी लिस्ट। ये क्या होता है? ये लिस्ट वो लिस्ट होता है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मशीन लर्निंग, जैसे कि आज के टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं, आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर अटैक्स होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में उस समय कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई थी। और ऐसी चीजें जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे हैं, जो आज के मॉडर्न एरा में ऐड होती जा रही हैं, उन सारी चीजों को रेजिडरी लिस्ट के थ्रू ऐड किया गया है, और कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू यूज रेजिडरी लिस्ट एंड कैन एप्लीकेट और कैन लेजिस्लेट, यानी मेक लॉज ऑन दैट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी जो पैसा 20,000 करोड़ आईएमएफ के थ्रू रिलीज किया गया है, जो अलग अलग पोर्शंस में अवेलेबल होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट सबसे पहले, उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो उसको यूज कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट यूज नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं पता कि वहां पे डेमोक्रेसी है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वहां पे फेडरलिज्म है कि नहीं है, बट मैं इन टर्म्स के थ्रू आपको ये बता पा रहा हूं कि वहां पे रेजिडरी लिस्ट क्या होती है, और ये तीसरी लिस्ट जो मैंने, चौथी लिस्ट जो मैंने बताई है, ये आपको बुक्स में भी देखने को जरूर से मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं अगले क्लासेस में आपको फिर इससे ठीक आगे वाली बातों के ऊपर भी चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि हमारा इंडिया जो है अपने स्टेट को इक्वल पावर्स देता है कि नहीं देता है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इसके स्टेट्स की इक्वल पावर न देने के क्या क्या रीजंस है, और अगर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सभी के ऊपर मैं चर्चा अगले क्लासेस में करूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि आपको हमारी वीडियोस देखने वक्त कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, एंड देन आफ्टर आपको बुक्स पढ़ना है, एंड देन आफ्टर आपको नोट्स बनानी है। अगर 3 चीज करने के बाद अगर 1 नंबर भी एग्जाम में छूट जाए तो सर्वे सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जिंदा जला देना। हमको नहीं, खुद को, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पा रही है इतना चीज करने के बावजूद भी। चलो मूविंग फॉरवर्ड, और जाते जाते आप सभी को, ये अंग्रेजों का त्योहार है लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही सही, हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि मेरा मानना है कि माँ को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, माँ से हम कितना प्यार करते हैं ये जाहिर करने का विषय नहीं है। माँ गहराइयों में है, सांसों में है,
हर पल में माँ है, और हर पल को अगर माँ के नाम हम लोगों ने करके रखा है तो कोई स्पेसिफिक डे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो साल में कभी एक बार मम्मी को याद करते हैं। वी आर फ्रॉम आवर मदर्स एंड वी आर नोन बाय आवर मदर्स एंड वी कैन नॉट फॉरगेट दिस। सो कोई बात नहीं, इतना इमोशनल नहीं होना। वी हैव टू सेलिब्रेट आवर मदर्स ऑल्सो, देयर सेक्रीफाइसेस एंड देयर हार्ड वर्क ऑल्सो। बट इसी के साथ आप सभी को मैं अलविदा कहता हूं। धन्यवाद, मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए सब खैर, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।